बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और लेकर आए हैं आज हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग का 5th लेक्चर। इससे पहले हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको हमारे इलेक्ट्रिकल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जो हमारे सेशन चल रहा है वो MCQs बेस है और जो आपका एग्ज़ाम है उसी को हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले हम आपकी टोटली तैयारी करा देंगे। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचने वाला फ्रेंड्स कि आपका कोई ऐसा हो कि हम ना पढ़ाएं। तो अभी हम TDP और पावर प्लांट इंजीनियरिंग को कवर कर रहे हैं। इसके बाद जस्ट ये ख़त्म होने के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं EDD फर्स्ट फ्रेंड। अगर हम फाइनल ईयर वाले बच्चों की बात करें तो फाइनल ईयर बच्चों के हम आज EDD फर्स्ट सेकंड चला रहे हैं और UEE चला रहे हैं उनके लिए। उनका जो ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम IMRE उनका स्टार्ट कराएंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि जो हमारा इससे पहले हमारा जो लेक्चर हो चुका था, लेक्चर नंबर 4, वहाँ तक हम पढ़ चुके थे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनने वाले थे या फिर जो हमारे MCQs बनने वाले थे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से, मीन्स थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने 4 लेक्चर में। आज हमारा 5th लेक्चर होने वाला। तो आज हम 5th लेक्चर में देखने वाले हैं हमारा जो डीजल पावर प्लांट है उससे कौन कौन से MCQs बनने वाले हैं, और साथ के साथ हमारे इसी में हम कवर करेंगे अपने जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है उसको। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा डीजल पावर प्लांट। मैं एक बार बता दूं फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला सेशन है तो इसको हमने बायलिंगुअल रखा है। हालांकि इससे पहले वाले भी बायलिंगुअल ही थे। इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट दिया है। तो आप अगर आपका कोई फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम का हो तो प्लीज़ आप उसके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डीजल इंजन पावर स्टेशन। तो अगर हम इस वाले की बात करें, ये डबल लिख गया है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डीजल इंजन पावर स्टेशन। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आप हिंदी के बच्चे हैं तो मैं हिंदी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूं, क्योंकि मुझको पता है जो आपका पॉलिटेक्निक है उसमें 90% बच्चे जो हैं वो UP बोर्ड के ही होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं। तो हम इसी को टारगेट करते हुए दोनों लैंग्वेज में रखा है, जिसमें अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनको भी दिक्कत ना आए और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन डीजल इंजन पावर स्टेशन का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन पर आइए। ऑप्शन ए, फ्यूल टैंक। तो डीजल जो इंजन होता है उसमें फ्यूल टैंक बिल्कुल होता है। डीजल किस में हम फिल करते हैं, फ्यूल टैंक में फिल करते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो पार्ट्स है। सेकेंड है हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम भी होता है, क्योंकि हम लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो हमारा जो इंजन है वो स्मूथ नहीं चल पाएगा या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं हो पाएगी। तो ये भी उसका पार्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका एयर इनटेक। तो एयर इनटेक भी होता है, क्योंकि अगर हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल को कंबशन करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका ऑप्शन सी भी ठीक हो गया। जबकि अगर हम बात करें डी की, सर्ज टैंक। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सर्ज टैंक की बात करूं तो जो सर्ज टैंक है वो आपका हाइड्रो पावर प्लांट का पार्ट्स होता है। ठीक है, तो जो सर्ज टैंक है वो आपका हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्सा है। जबकि आपका जो एयर इनलेट है वो भी आपका डीजल का हो गया। लुब्रिकेशन सिस्टम, फ्यूल टैंक, ये सारे के सारे हमारे डीजल के हो गए। और जो हमारा डी है वो ऑप्शन है हमारा सर्ज टैंक। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए कि मैंने सारे यहाँ पर हिंदी में भी लिखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोर्ट्स ऑफ डीजल पावर स्टेशंस। तो अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स क्या होगा, पहले हमें इसको हिंदी में एक बार जानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, यहाँ पर हिंदी मीडियम के भी हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन डीजल पावर स्टेशन के पेशेवर हैं। तो मतलब इसमें भी एक प्रकार से आपका जो पूछा गया है तो वो पार्ट्स के ही बारे में पूछा गया है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है आपका, एक सेकंड ऊपर है फ्रेंड्स, ऑप्शन ये है। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम, पावर क्वालिटी, कॉस्ट, इमरजेंसी यूटिलाइजेशंस।
तो अगर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आपका डीजल पावर स्टेशन है, तो उसमें आप इमरजेंसी के लिए उसको आप यूज़ करते हो, एज अ बैकअप के लिए उसको यूज़ किया जाता है, और बेस लोड पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा, ऑप्शन हिंदी में भी है यहाँ पर, स्नेहक, शक्ति मात्रा, लागत, आपातकालीन उपयोग। तो आपातकालीन उपयोग जो है वो इसका सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर है आपका इमरजेंसी यूटिलाइजेशन। इमरजेंसी में हम इसको यूज़ करते हैं, एज अ बैकअप के लिए हम इसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है स्टैंड बाई पर हम रखते हैं। कुछ हमारे जो पावर प्लांट होते हैं, तो मान लीजिए वहाँ पर हमको 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, कभी भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाधित ना हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बैकअप के लिए कुछ अपने प्लांट्स को इंस्टॉल करके रखते हैं। तो जब मान लीजिए कभी ब्लैकआउट आ जाए, या फिर कभी भी आपकी ग्रिड फेल हो जाए, या जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है वो काम करना बंद कर दे, या फिर कोई बहुत सारे फैक्टर हैं वो आ जाएं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमारा प्लांट बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंड बाई पर रखा हुआ है प्लांट, मीन्स जो हमारा बैकअप प्लांट है, हम उसको स्टार्ट कर देंगे, और उससे हम क्या करेंगे, जितनी भी हम सप्लाई दे सकते हैं उतनी हम सप्लाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर बल्क रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी विच पावर प्लांट इज मोर प्रेफरेबल इन केस व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन बल्क, ए डैश इज मोर प्रेफरेबल देन। इसमें ये पूछा गया कि जब जो एनर्जी है उसकी बल्क में रिक्वायरमेंट है, मैं पहले हिंदी में बता दूं, हिंदी में ये है फ्रेंड्स, ऊर्जा की थोक आवश्यकता मतलब बहुत अधिक के लिए कौन सा बिजली संयंत्र अधिक अनुकूल है, उस स्थिति में जब थोक में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब ऊर्जा की बल्क में रिक्वायरमेंट होती है, तो कौन सा जो हमारा पावर प्लांट है वो मोर प्रेफरेबल है, या किसको हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स एग्जांपल के जो ऑप्शन है उसके थ्रू, तो ऑप्शन ए में कहा गया डीजल संयंत्र, मतलब डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका मतलब ये कि डीजल को हम न्यूक्लियर से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जबकि हम डीजल को न्यूक्लियर से नहीं ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। बी वाले पर आ जाइए, परमाणु संयंत्र मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट को डीजल संयंत्र मतलब जो डीजल पावर प्लांट है उससे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो यही वाला करेक्ट है हमारा। अगर मैं बात करूं जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू डीजल पावर प्लांट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स, साइलेंसर इज यूजुअली इन कॉर्पोरेटेड इज। तो अगर हम साइलेंसर की बात करें, साइलेंसर में क्या कहा गया, देख लीजिए, साइलेंसर को आमतौर पर शामिल किया जाता है, तो किस में शामिल किया जाता है, ऑप्शन ए है आपका कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है आपका एयर इनटेक, सी है आपका फ्यूल सिस्टम, डी है आपका एग्जॉस्ट सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं कूलिंग सिस्टम, एयर इनलेट सिस्टम या फ्यूल सिस्टम, तो इसमें इसको नहीं शामिल किया जाता है। कहाँ पर शामिल किया जाता है इसको, एग्जॉस्ट सिस्टम। तो जो हमारा साइलेंसर है वो एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट्स है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोला गया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ विच पावर प्लांट इज लोअर। बोला जा रहा है कि जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो किसकी लोअर है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डैश इज लोअर देन, मतलब किससे किसकी जो कॉस्ट है वो लोअर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि किसकी पहले हिंदी में हम इसको बता दें, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलने लगेंगे कि सर हिंदी में कराइए। तो हिंदी में एक बार देख लीजिएगा, हिंदी में है आपका किस बिजली संयंत्र की परिचालन लागत कम है, डैश की परिचालन लागत फिर डैश से कम। तो हमको बताना है कि किसकी कम है और किससे कम है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, डीजल हाइड्रो। अगर हम बात करें बी वाला, तो बी क्या है आपका, हाइड्रो डीजल। अगर हम बात करें सी वाला, दोनों की कीमत बराबर। अगर हम डी की बात करें, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों की कीमत बराबर नहीं होती है, दोनों की इक्वल भी नहीं होती है। अगर हम बात करें ए वाले की, तो ए में क्या है आपका, डीजल हाइड्रो। तो जो डीजल की है उसकी जो लागत है हाइड्रो से कम होती है, मतलब ऑपरेटिंग बोला जा रहा है, ऑपरेशन की। ठीक है, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो आपका डीजल प्लांट होते हैं वो तुरंत आप क्या करते हैं, उसको जैसे ही स्टार्ट करते हैं तुरंत वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना शुरू कर देता है या फिर सप्लाई देना शुरू कर देता है। जब तक हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो इतनी जल्दी नहीं ऑपरेट हो पाता है, हाइड्रो की जो ऑपरेशन लागत है या फिर कॉस्ट है वो अधिक है। ठीक है, एज कम्पेयर टू डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, इन अ 2 स्ट्रोक इंजन द ऑपरेशन साइकिल आर कंप्लीटेड इन हाउ मेनी स्ट्रोक्स एंड रेवोल्यूशन। तो पहले मैं हिंदी पर आऊँ इसकी, हिंदी में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, हिंदी में कहा गया है 2 स्ट्रोक इंजन में ऑपरेशन चक्र कितने स्ट्रोक और कितनी क्रांति में पूरा होता है। तो अगर मैं बात करूं जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है, तो उसमें
जो आपका स्ट्रोक है 2 स्ट्रोक लगेंगे और 1 रेवोल्यूशन होगा, मतलब रेवोल्यूशन का मतलब 1 चक्कर पूरा ऐसे, और स्ट्रोक का मतलब है पहले सक्शन होगा फिर कंप्रेशन होगा, पहले ऊपर आएगा जो हम आपका, एक बार मैं आपको ये बना दूं, जो आपका ये पिस्टन सिलेंडर है, ये पिस्टन सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया, ये क्रैंक शाफ्ट हो गई। एक बार क्रैंक शाफ्ट नीचे आएगी, एक बार ऊपर जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं 2 स्ट्रोक, ठीक है, 2 स्ट्रोक हो गया और 1 रेवोल्यूशन, मतलब इसको पूरे चक्कर को घूमने में 2 स्ट्रोक कंप्लीट होंगे। तो ऑप्शन आपका देख लीजिएगा कौन सा वाला क्लियर होगा, ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट है, ठीक है। 2 स्ट्रोक एंड 1 रेवोल्यूशन या 1 क्रांति, 2 स्ट्रोक और 1 क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया द स्पीड ऑफ डीजल इंजन में वेरी फ्रॉम डीजल इंजन, यहाँ देखिएगा डीजल इंजन की गति भिन्न हो सकती है, तो भिन्न कैसे हो सकती है, मतलब वेरी करने का बात करी गई कि कितनी वेरी हो सकती है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, ऑप्शन ए है 0 से 100 आरपीएम। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो आरपीएम हो गई 0 से 100 आरपीएम, जबकि ये नहीं है। दूसरे में बोला गया है 200 से 1000 आरपीएम, तो ये भी नहीं है क्योंकि बहुत स्पीड से रोटेट करता है। 5 से 5000, तो ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन है 1000 से 3000 आरपीएम, यहाँ तक वेरी करती है हमारी जो डीजल इंजन है उसकी स्पीड। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 द डीजल प्लांट आर मेनली यूज्ड, मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि डीजल संयंत्र में मुख्य रूप से डैश का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में बोला गया, ऑप्शन देखिएगा पीक लोड प्लांट के रूप में, बेस लोड प्लांट के रूप में, स्टैंड बाय पावर प्लांट के रूप में, दोनों डी वाला देखिएगा दोनों चोटी और पौधों द्वारा खड़े। तो मैं आपको बता दूं जो आपका डी वाला है इसका मतलब है, इस पर एक बार इग्नोर कीजिएगा, इसका थोड़ा सा जो आपकी लैंग्वेज है वो चेंज है। इंग्लिश वाला देखते हैं, इंग्लिश का 4th वाला देखिएगा बोथ पीक एंड स्टैंड बाय प्लांट। तो जो आपका पीक है मतलब पीक लोड पर भी और स्टैंड बाय भी बोला है, तो जबकि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो राइट आंसर है आपका डी वाला कि दोनों पर ही यूज़ करते हैं। हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको, पीक लोड पर भी यूज़ कर लेते हैं और एज अ स्टैंड बाय के लिए भी इसको यूज़ कर लें। स्टैंड बाय कैसे यूज़ करते हैं अभी मैंने आपको बताया कि कहीं भी अगर हमको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बैकअप के लिए यूज़ हो, तो ये स्टैंड बाई के लिए हम इसको यूज़ करते हैं डीजल पावर प्लांट को, कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैकआउट आ जाए और हमारे पास कोई अवेलेबल साधन ना हो। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, अगर ब्लैकआउट हो जाए या फिर ग्रिड हमारा फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा डीजल पावर प्लांट है उससे सप्लाई देना शुरू कर देंगे और पीक लोड पर भी इसको यूज। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है व्हाट इज़ द रेटिंग कैपेसिटी ऑफ द डीजल प्लांट। तो ये पूछा जा रहा है कि जो आपके डीजल पावर प्लांट है उसकी रेटिंग क्या है। मैं एक बार हिंदी में इसको पढ़ देता हूँ। हिंदी में कहा गया है फ्रेंड्स डीजल संयंत्र की रेंज क्षमता क्या है। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो ऑप्शन के थ्रू पहले जाएंगे। अगर मैं रेंज की बात करूं तो ऑप्शन ए क्या है आपका 50 to 750 750 किलोवाट। ऑप्शन बी है आपका 100 से 1175 किलोवाट। ऑप्शन सी है आपका 75 से 3750 किलोवाट। आपका डी है ऑप्शन 150 से 4575 किलोवाट। तो मैं आपको बता दूं इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। जो आपका डीजल इंजन पावर प्लांट होता है उसका जो कैपेसिटी होती है, रेंज होती है, तो कैपेसिटी की होती है 75 किलोवाट से 3750 किलोवाट। तो ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, ये आपके 10 जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो थे आपके डीजल पावर प्लांट से। अब जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो हैं आपके गैस टरबाइन पावर प्लांट से। तो एक बार हम गैस टरबाइन पावर प्लांट को देखते हैं। गैस टरबाइन पावर प्लांट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, मीन्स कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन नंबर 1 इन द सेंस ऑफ कि 11 वाला 11वां है ना। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैस टरबाइन पावर प्लांट इज एफिशिएंट देन स्टीम टरबाइन प्लांट। तो कितना एफिशिएंट होता है ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आपका पहले मैं हिंदी में इसको पढ़ ले रहा हूँ। हिंदी में क्या बोला गया, हिंदी में बोला गया गैस टरबाइन पावर प्लांट स्टीम टरबाइन पावर प्लांट की तुलना में कितना कुशल होता है। तो मैं आपको बता दूं जो आपका गैस टरबाइन है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। तो मैं पहले ही जब मैंने थर्मल पावर प्लांट आपको बताया था तो वहीं पर मैंने आपको बता दिया था सबसे अगर बेकार कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या परफॉर्मेंस की बात करें तो आपकी जो
थर्मल पावर प्लांट है वो सेकंड नंबर पर आता है, जबकि अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर आपका डीजल आएगा और सेकंड पर आएगा आपका थर्मल पावर प्लांट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका कुशल है, मतलब गैस टरबाइन पावर प्लांट है, वो स्टीम पावर प्लांट से अधिक कुशल होगा या अच्छा क्षमता वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? मैक्सिमम कंबशन प्रेशर इन अ गैस टरबाइन इज डैश एज कंपेयर टू डीजल इंजन। तो ये बोल रहा है कि जो आपका मैक्सिमम कंबशन है वो डीजल इंजन में गैस इंजन के कंपेरिजन में कितना है, या फिर उसके साथ साथ कितना है। तो मैं आपको हिंदी में एक बार पढ़ के बता दूं। बोल रहा है डीजल इंजन की तुलना में गैस टरबाइन में अधिकतम दहन दाब होता है। तो प्रेशर की बात कही गई है यहाँ पर, देख लीजिएगा प्रेशर की बात कर रहा है। एक बार मैं इसको जो मैक्सिमम प्रेशर है कंबशन का उसकी बात करी गई है। तो इसके ऑप्शन के थ्रू जाइए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए में कहा गया है सेम या समान। ऑप्शन जो आपका बी वाला है उसमें बोला गया है लेस। ऑप्शन सी वाला अधिक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो उसका प्रेशर है वो उसका प्रेशर लेस होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, लेस, कम, मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कैपिटल कॉस्ट ऑफ ए गैस टरबाइन प्लांट देन दैट ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट ऑफ सेम कैपेसिटी। अगर सेम कैपेसिटी आपकी गैस टरबाइन पावर प्लांट की है और आपकी जो स्टीम पावर प्लांट की है उसकी सेम कैपेसिटी है, तो उसकी जो प्लांट की कॉस्ट होगी वो मतलब कैपेसिटी होगी, कॉस्ट होगी, कैपिटल कॉस्ट होगी, वो कितनी होगी, मतलब सेम रहेगी, ज़्यादा होगी या हायर होगी। तो मैं आपको पहले हिंदी में पढ़ के बता दूं। बोल रहा है एक गैस टरबाइन संयंत्र की पूंजी लागत, मतलब जो कैपिटल कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, इसी को हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। जो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उसी को हम पूंजी लागत बोल रहे हैं या फिर कैपिटल बोल रहे हैं। ठीक है, सेम क्षमता वाले या समान क्षमता के भाप इंजन, मतलब जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उसकी तुलना में है। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है समान। ऑप्शन बी है आपकी निचला। ऑप्शन सी है आपका उच्चतर, मतलब अधिक। ऑप्शन डी है नन। तो मैं आपको बता दूं जो आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट है उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट की। आपको पता है थर्मल पावर प्लांट का इतना ज़्यादा अरेंजमेंट किया जाता है, इतने ज़्यादा जगह में उसको बनाया जाता है। पहली चीज़ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाले होते हैं। जैसे आपका टरबाइन हो गया, आपका हो गया, ये सारे के सारे बहुत बड़ी रेंज के होते हैं, बहुत बड़ी कैपेसिटी के होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कॉस्ट है पर यूनिट, जो कॉस्ट है या फिर जो उसका कैपिटल कॉस्ट है, सिंपली हम कैपिटल कॉस्ट की बात करें तो जो आपका थर्मल पावर प्लांट है फ्रेंड्स उसकी जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो आपका ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो ज़्यादा होना चाहिए, कैपेसिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। जो आपका बॉयलर है लगा हुआ उसकी भी कैपेसिटी अच्छी खासी होना चाहिए। आपको फर्नेस की रिक्वायरमेंट है, आपको जो अदर इक्विपमेंट हैं जैसे चिमनी हो गई और ब्लोअर्स हो गए, आईडी एफडी फैन हो गए, सुपर हीटर हो गए, इकोनोमाइज़र हो गए, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कारण जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैस टरबाइन पावर प्लांट। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है इन अ गैस टरबाइन पावर प्लांट ए जनरेटर इंक्रीजेज। ऑप्शन ए है आपका वर्क आउटपुट। ऑप्शन बी है प्रेशर रेशियो। ऑप्शन सी है थर्मल एफिशिएंसी। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। मैं एक बार हिंदी में इसको बता दूं। गैस टरबाइन संयंत्र में एक पुनर्योजी बढ़ जाता है। कार्य आउटपुट, दबाव अनुपात, थर्मल दक्षता, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं जो आपकी एफिशिएंसी है, थर्मल एफिशिएंसी, वो इंक्रीज होती है। तो आपकी आंसर जो है वो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा कि जो आपकी थर्मल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कहा गया इन गैस टरबाइन हाई थर्मल एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड। अगर हम गैस टरबाइन पावर प्लांट की बात करें तो अगर हमको हाई थर्मल एफिशिएंसी को ऑब्टेन करना होगा तो क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या है आपका क्लोज साइकिल जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है या फिर गैस इंजन पावर प्लांट है उसको यूज़ करें। बी वाला है आपका ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। ऑप्शन सी है इन बोथ द साइकिल्स, दोनों में से कोई भी। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव साइकिल्स, ऊपर में से कोई भी एक। तो मैं आपको हिंदी में पहले बता दूं, एक गैस टरबाइन में उच्च तापीय दक्षता प्राप्त की जाती है। बंद चक्र,
खुला चक्र, दोनों चक्रों, उपरोक्त में से सभी। तो मैं आपको बता दूं जो क्लोज साइकिल है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अगर हमको ज़्यादा एफिशिएंसी प्राप्त करना है तो हमको क्लोज जो साइकिल पावर प्लांट है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट है, उसको यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16 में क्या कहा गया है? 16 में बोला गया थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए गैस टरबाइन पावर प्लांट एज कंपेयर्ड टू डीजल इंजन पावर प्लांट। ये पूछा जा रहा है कि जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी डीजल पावर प्लांट की तुलना में होती है। तो मैं पहले आपको बता दूं जो आपकी थर्मल एफिशिएंसी की बात कही गई, तो जो थर्मल एफिशिएंसी है तो वो आपकी हमेशा डीजल पावर प्लांट की ही अच्छी होगी। एक बार मैं इसको हिंदी में बता दूं, हिंदी में देखिएगा। हिंदी में बोल रहा है डीजल इंजन संयंत्र की तुलना में गैस टरबाइन बिजली संयंत्र की तापीय दक्षता या एफिशिएंसी होती है। तो ऑप्शन ए है उच्च, हाई, ऑप्शन बी है निचला, लो, ऑप्शन सी है सेम, वही, ऑप्शन डी है उच्च या निम्न हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं जो उसका आंसर है तो लो, मतलब जो आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो लो, थर्मल एफिशिएंसी की बात कही गई है फ्रेंड। ओवरऑल जो एफिशिएंसी वो काफ़ी अच्छी है। अगर एफिशिएंसी की बात करेगा तो जो आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी फ्रेंड्स। पर अगर हम थर्मल एफिशिएंसी की बात करें, हीट कंडक्टिविटी या फिर ऊष्मा जनरेशन की बात करें कि कितना दक्षता पूर्वक वो हीट का जनरेशन करा पा रहा है, तो इस कंटेंट में बात करें तो आपका जो है वो उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो लो थर्मल एफिशिएंसी होगी हमारी गैस टरबाइन पावर प्लांट की। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए क्लोज साइकिल गैस टरबाइन प्लांट इंक्रीज्ड बाय। ये बोल रहा है कि कौन सी साइकिल के द्वारा उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जाता है। तो रीहीटिंग, इंटरकूलिंग, रीजनरेटिंग, ऑल ऑफ द एबव। पहले मैं हिंदी में पढ़ूँ इसको। बंद चक्र गैस टरबाइन संयंत्र की तापीय दक्षता डैश से बढ़ जाती है। किससे बढ़ जाती है? रीहीटिंग, इंटरकूलिंग, पुनर्योजी, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं अगर हम उसमें कूलिंग करेंगे तब भी उसकी जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज़ हो जाती है। रीहीटिंग करेंगे, दोबारा हीट करेंगे तब भी हो जाएगी जो उसका फ्यूल है उसको। और पुनर्योजी, रीजनरेशन के भी केसेस में उसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जनरली ये तीनों साइकिल जो है वो हम अपने प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहीं से भी आपको समझ आ रहा है कि जो आपका ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में एक बार देखिए। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए गैस टरबाइन प्लांट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। मैक्सिमम टेम्परेचर जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कही गई। तो यहाँ पर एक बार हिंदी में देखिए। गैस टरबाइन संयंत्र का अधिकतम तापमान डैश के क्रम में होता है। तो कौन से क्रम में होता है? बोला जा रहा है 7000 डिग्री सेंटीग्रेड, 19000 डिग्री सेंटीग्रेड, 21000 डिग्री सेंटीग्रेड, 25000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं आपको बता दूं जो आपका गैस टरबाइन है उसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है, तो टेम्परेचर रेंज होता है आपका 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? द ब्लेड्स ऑफ द गैस टरबाइन रोटर आर मेड ऑफ। जो गैस टरबाइन रोटर होता है उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो मैं एक बार हिंदी में पढ़ दूँ फिर इंग्लिश पर आएंगे। गैस टरबाइन रोटर के ब्लेड के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए है कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है आपका स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी है उच्च मिश्र धातु इस्पात, ऑप्शन डी है आपका उच्च निकल मिश्रण धातु। तो मैं आपको बता दूं हाई निकेल्ड एलॉय के बने होते हैं जो उसके ब्लेड्स होते हैं वो। तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, हाई निकल एलॉय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 5th। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए गैस टरबाइन विद आइडियल रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर इज डैश। तो मैं पहले हिंदी पर आऊँ तब आगे बताएंगे फ्रेंड्स। तो देख लीजिए हिंदी में क्या कहा गया। आदर्श पुनर्योजी ताप विनिमयक वाले गैस टरबाइन की ऊष्मीय दक्षता कितनी होती है? तो ऑप्शन ए क्या है? कार्य अनुपात के बराबर, मतलब जो आपका वर्क रेशियो है उसकी बराबर बोल रहा है। ऑप्शन बी है वर्क रेशियो से कम, कार्य अनुपात से कम। ऑप्शन सी है आपका वर्क रेशियो से अधिक। ऑप्शन डी है अनुमिति। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स,
इक्वल टू वर्क रेशियो। तो जो आपका वर्क रेशियो है उसके बराबर उसकी जो क्षमता है वो होती है। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको पढ़कर, ये देखिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है कि द थर्मल एफिशिएंसी, मतलब जो थर्मल एफिशिएंसी है ऑफ ए गैस टरबाइन विद आइडियल रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर इज। तो जो आपका पुनर्योजी है ताप विनिमयक, उस प्रकार के गैस टरबाइन की उसमें दक्षता की बात कही गई है। और आइडियल का केस है तो आइडियल के केसेस में होता है वर्क डन के बराबर। फ्रेंड्स, जितनी हीट जनरेट होती है वो टोटली कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में, ऐसा माना जाता है आइडियल के केसेस में। जबकि आइडियल की केस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ लेस हो जाता है, पर हमको इक्वल ही लेकर चलना है। तो इस कंटेस्ट में जो आपका ऑप्शन है वो ए वाला सही हो जाएगा, इक्वल टू वर्क रेशियो। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर कौन कौन से जो सब्जेक्ट है उसको कवर किया जा रहा है। तो सिविल इंजीनियरिंग के ये हो गए फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये हो गए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के देख लीजिएगा, ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यहाँ से स्टार्ट हो गए, ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। अगर कोई छूट गया है फ्रेंड्स तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा हम स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। अब कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।